नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, आज इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये चैप्टर नहीं, एग्जाम के अंदर और खासकर बोर्ड्स एग्जाम के अंदर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और जो क्वेश्चन आने वाला है वो है नेशनल इनकम का। तो आज हम जो नेशनल इनकम के सारे फॉर्मेट पढ़ते हैं और उसकी प्रिकॉशंस देखते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर से आप कम से कम एक न्यूमेरिकल याद करके जाओगे, एक न्यूमेरिकल का फॉर्मेट याद कर लोगे और किस तरीके से उस न्यूमेरिकल से डील करना है वो आप यहाँ से समझ पाओगे। और साथ साथ प्रिकॉशंस एग्जाम के अंदर आती हैं तो वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नेशनल इनकम, इसके फॉर्मेट्स एंड प्रिकॉशंस। तो चलिए बच्चे यहाँ देखो, तो चैप्टर के अंदर हमारे पास आज क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार। चैप्टर के अंदर आज सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, पहला फॉर्मेट। पहला जो फॉर्मेट है उसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, इसकी प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस का मतलब किन आइटम को इंक्लूड करते हैं और किन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर और सीयूटी वगैरह के अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आइटम आपको कोई दे दिया जाता है, इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, इसका रीज़न भी आपको देना पड़ता है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चे, इसी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और एक प्रॉपर एक फॉर्मेट के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर यार आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, इसका फॉर्मेट, प्रिकॉशंस और इसके न्यूमेरिकल। थर्ड जो हम पढ़ेंगे अपना एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर्मेट, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के अंदर सिंपल सी एक ही चीज़ है, किस आइटम को इंक्लूड करेंगे और किस आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, इतना ही आज हम लोगों का टॉपिक है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं पहले मेथड से। फर्स्ट मेथड देखो बच्चे, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट फॉर्मेट है कंप्यूटेशन ऑफ द नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। अब एक बात ध्यान रखना, इससे पहले ये फॉर्मेट करने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ आनी चाहिए। इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ है, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी किस तरीके से हम इनको निकालते हैं, उसकी इससे पहले एक वीडियो बनी है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो उसका वन शॉट देख लेना, उसके वन शॉट से आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पर आपको आना है। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट की वैल्यू कैसे निकलती है, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स और फिर लिखेंगे चेंज इन स्टॉक। इन दोनों चीज़ों को जोड़ देते तो क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस साल हमने मान लेते हैं 100 यूनिट बनाई, 100 यूनिट में से 80 यूनिट बिक गई और 20 यूनिट बच गई हैं। ठीक है, जो 80 यूनिट बिक गई हैं वो सेल्स के अंदर आएगी, जो 20 यूनिट बच गई हैं उसको हम चेंज इन स्टॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर वो स्टॉक जो रिमेनिंग अनसोल्ड रह गया है, बिका नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इतनी बात आ रही समझ में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो सेल है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अब बच्चे आप सेल कहाँ कहाँ करोगे, एक तो सेल अपने देश में करोगे, ठीक है, दूसरा विदेशों में करोगे। दूसरे देशों में जब सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपोर्ट। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वहाँ पर कुछ चीज़ हम सेल्फ कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस सेल के अंदर ही आप 3 चीज़ों को ध्यान रखना। एक डोमेस्टिक सेल, जो आपने क्या किया, अपने देश के अंदर बेच दी है। दूसरी इंटरनेशनल सेल, जिसको आप एक्सपोर्ट बोलते हो। 2 चीज़ें होगी। और तीसरी जो चीज़ है वो है सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ की जाने वाली यूनिट्स। तो इस सेल के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला आता है बच्चे डोमेस्टिक सेल। क्या आता है बच्चे, डोमेस्टिक सेल्स। दूसरे नंबर पर क्या आता है, एक्सपोर्ट। और तीसरे नंबर पे आता है सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे बच्चे, इंक्लूड कर देंगे। ये सारी की सारी किस में आएगी बच्चे, सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर जैसे ही चेंज इन स्टॉक को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा बच्चे, ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब जो चेंज इन स्टॉक है कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ हमने इन दोनों को पुट कर दिया तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसको यहाँ लिख दिया। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये तो वो चीज़ें थी जो हमने मार्केट में बेची, उससे इनकम कमा ली है। ठीक है, जो हमने सेल की उससे जो पैसा आ गया है अपने पास, ये वो चीज़ें हैं। अब जो हमने मार्केट में चीज़ें बेची हैं वो बनी होंगी तो कुछ ना कुछ खर्चा भी आया होगा। उस खर्चे को इसमें से घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट और एक्चुअल में इनकम आ जाएगी। तो हम इसमें से क्या घटाएंगे, अपना सारा का सारा खर्चा। इसमें से हमने क्या लेस कर दिया, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। अब इंटरमीडिएटरी कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन का मतलब है वो खर्चा जो हमें उस गुड्स को बनाने में लगा है।
देखो सिंपल सी बात है, सेल में से परचेजेस को लेस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है उसी परचेजेस को शो करता है। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला आता है इनपुट, दूसरा आता है रॉ मटेरियल परचेज, और वो सारा का सारा खर्चा जो हम लोगों ने प्रोडक्शन करने में किया है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। इतनी बात आई समझ में? तो हम इन सारे चीज़ों को इंटरमीडिएटरी कंजप्शन के अंडर रखते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ते हैं, जैसे क्या आ जाए, ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस, इसमें से लेस करेंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। ठीक है बच्चों, जैसे ही आपने इसमें से इंटरमीडिएटरी कंजप्शन को लेस कर दिया, आपके पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। क्या आ जाएगा बच्चे? जीडीपी एमपी। या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाता है? ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जो आपने सेल्स परचेज वाली जो चीज़ें कई की हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर। तो यही चीज़ आपको 3 बार करनी पड़ सकती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर की सेल दे रखी हो, सेकेंडरी सेक्टर की सेल दे रखी हो और टेरेसरी सेक्टर की सेल्स दे रखी हो। ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर की इंटरमीडिएटरी कंजप्शन दे रखी हो। तीनों सेलों को जोड़ दो और तीनों इंटरमीडिएटरी कंजप्शन को जोड़ के यहाँ से लेस कर देना है। तो ठीक है, तो ये क्या आ जाए? ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और यही किसके बराबर हो जाता है? जीडीपी एमपी के बराबर। जैसे ही इसके अंदर हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस होता है तो क्या आ जाता है? एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी बोलो या फिर इसे क्या बोलो? एनवीएमपी, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब इस मार्केट प्राइस में से लेस करते हैं एनआईटी। एनआईटी मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है बच्चे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एफसी। क्या आ जाएगा बच्चे? एनडीपी एफसी। इसको बोलते हैं एनवीए एफसी, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी एफसी को ही हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बोला जाता है कि प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से आप क्या समझा दो? नेशनल इनकम निकाल दो, डोमेस्टिक इनकम निकाल दो। तो यहाँ क्या आ जाएगी बच्चे अपने पास? डोमेस्टिक इनकम। अब जैसे ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे एनएफआई है, एनएफआई का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे देश से होने वाली इनकम। जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा बच्चे? ये एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक हेडिंग लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स के अंदर क्या आएगी? सबसे पहले सेल्फ कंजप्शन, दूसरा डोमेस्टिक सेल, तीसरा इंटरनेशनल सेल यानी एक्सपोर्ट। इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस आ गया। अब इसमें से लेस कर देंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। जैसे ही हम लोगों ने इंटरमीडिएटरी कंजप्शन को लेस किया, तुरंत अपने पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। अब इसमें से सबसे पहले क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा एनडीपी एमपी या एनवीए एमपी। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से जैसे ही एनआईटी को लेस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और जैसे ही इसके अंदर दूसरे देश की इनकम को ऐड कर देंगे, घर की कमाई के अंदर बाहर की कमाई को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी कुल कमाई, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। ये बात आ रही बच्चे समझ में? उम्मीद है ये फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आपको उसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। अब ये देखो, प्रिकॉशंस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग द प्रोडक्शन मेथड। ये 12 प्रिकॉशंस हैं और ये प्रिकॉशंस में से एग्जाम में अगर सीधा क्वेश्चन पूछे कि प्रिकॉशंस बताओ, यानी नेशनल इनकम निकालते वक्त, राष्ट्रीय निकालते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, इस बात का मतलब क्या है? किस चीज़ को हम ऐड करें, किस चीज़ को ऐड ना करें, और जिस चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, ये सवाल यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखना बच्चे, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, भाई जो भी हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं क्या उसको इंक्लूड करेंगे? आप बोलोगे हाँ जी उनको इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे जी? इसलिए करेंगे क्योंकि वो रेडी टू सेल हैं। क्या है? वो बिकने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दे आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। वो रेडी टू सेल हैं, फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी हैं और मार्केट में उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कर दिया है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आया? क्लियर है बच्चे? अब दूसरी चीज सुनना, 10वां पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। क्या मध्यस्थवर्ती वस्तुओं को, मध्यस्थ वस्तुओं को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? आप बोलोगे जी नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहली बात ये रेडी टू सेल नहीं है, पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुई है, मार्केट में बेचने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, डबल काउंटिंग ऑफ डबल एंट्री, ठीक है, या डबल काउंटिंग के लिए इसकी एक ना प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो देयर वैल्यू इज ऑलरेडी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, इंटरमीडिएट जो गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है उसको हम फाइनल गुड्स के अंदर या नेशनल इनकम के अंदर या डोमेस्टिक इनकम के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जो फाइनल गुड है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। तो ध्यान से देखना, इसको इंक्लूड नहीं करना और इसको इंक्लूड करना है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? आगे देखो, अगर हम कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को बेचते हैं, उससे होने वाली इनकम को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से या खरीदने से होने वाली ब्रोकरेज या कमीशन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्यों इंक्लूड करते हैं इसे? क्योंकि इससे इस साल एक नई फैक्टर इनकम का जनरेशन हुआ है। और सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि जब ये फर्स्ट हैंड रहा होगा उस टाइम इसकी इनकम को हमने इंक्लूड कर दिया होगा। तो देखना बच्चे, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स जो सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं उसकी सेल एंड परचेज को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इट डज नॉट प्रेजेंट एनी नेट एडिशन टू द करंट ईयर। करंट ईयर के आउटपुट में इन्होंने कोई भी एडिशन नहीं किया है, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया है, करंट ईयर के अंदर कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन इन्हीं गुड्स के ऊपर कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन द सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से मिलने वाली कमीशन या ब्रोकरेज उसको इंक्लूड करते हैं। आप बोलोगे जी इनको इंक्लूड करेंगे क्योंकि इनकी वजह से प्रोडक्टिव सर्विसेज, उत्पादन की सेवाएं क्या हो जाती हैं, मार्केट के अंदर नई उत्पादन सेवाएं आ जाती हैं, इस वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं। अगला, ऐसे ही जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, उनके खरीदने तथा बेचने से होने वाली इनकम को भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम होते हैं, इनसे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से इनको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी के खरीदने तथा बेचने से मिलने वाले कमीशन और ब्रोकरेज को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये एक नई सर्विस है, इस साल के करंट ईयर की इन्होंने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज को जनरेट किया है। ये बात आई समझ में? तो यहाँ देखो, सेल्स एंड परचेज ऑन द शेयर, बॉन्ड्स, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, इनको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। इनसे मार्केट में कोई फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। और इसके ऊपर दी गई ब्रोकरेज को हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये नई सर्विस जनरेट हुई है। ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। अगला देखना, प्रोडक्शन बाय द इलीगल एक्टिविटी लाइक द स्मगलिंग, थेफ्ट। आप स्मगलिंग कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, इससे होने वाले प्रोडक्शन को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इलीगल एक्टिविटी की अकाउंटिंग नहीं होती है, ना ही कोई बताएगा, ना ही गवर्नमेंट को पता चलेगा। तो इस तरीके की अकाउंटिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इलीगल एक्टिविटी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये बात आई बच्चे समझ में? इसके अलावा है एक नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन जिनको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे सर्विसेज ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, सर्विसेज ऑफ द हाउस वाइफ, सर्विसेज ऑफ द हस्बैंड्स, ठीक है। तो इन सारी की सारी सर्विसेज को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनकी वैल्यूएशन नहीं लगाई जा सकती, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखना बच्चे, जैसे सर्विस ऑफ द वाइफ्स, किचन और गार्डनिंग, सर्विस ऑफ द हस्बैंड, सर्विस ऑफ द पेरेंट्स, इन सब सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ डिफिकल्ट टू असेस देयर मार्केट, उनकी मार्केट वैल्यू का मूल्यांकन, उनकी वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते, इस वजह से इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में अगर आ जाता है तो आप पहला, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां या 12वां पॉइंट लिख सकते हैं। ये बात आई समझ में? अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 से लेकर 5 तक, यहाँ एक वर्ड आपके लिए यूज किया जाएगा, इम्प्यूटेड। क्या वर्ड यूज है? इम्प्यूटेड। अब सुनना बच्चे, अगर मान लो कोई घर है, हाउस है, ठीक है, आप किसी घर के अंदर रह रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी घर के अंदर, आपका खुद का घर, आप उसके अंदर रह रहे हो, अगर आप उस घर के अंदर नहीं रहते तो उस घर को किराए पे देते, किराए पे देते तो आपको रेंटल इनकम मिलती, ठीक है, रेंटल इनकम मिलती, अगर आपको रेंट मिलता उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते,
लेकिन अभी आपने क्या किया है, आप उस घर में रह नहीं रहे हो, फिर भी उससे होने वाली इनकम को हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो देखना बच्चे, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, एक ओनर है उसने एक हाउस ऑक्यूपाई कर रखा है और उसका खुद का घर है, तो क्या उसको इंक्लूड करेंगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल इंक्लूड करेंगे इसको। क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि ये एक रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है, आपको मिल नहीं रही है, आप खुद उसका यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये रेंटल इनकम जनरेट करता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ये इम्प्यूटेड वाला वर्ड आ जाए तो उसको इंक्लूड कर देना। एक प्रोड्यूसर है, उसने जो चीज़, जो गुड्स या सर्विस बनाई, उसका वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। ये देखना बच्चे, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन बाय द प्रोड्यूसर, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसान है, किसान ने अनाज उगाया, ठीक है, मान लो उसने क्या किया, 100 क्विंटल अनाज उगाया, 100 क्विंटल में से 10 क्विंटल अनाज वो अपने घर ले गया, क्या उस, और 90 क्विंटल उसने मार्केट में बेच दिया। अब बताओ, क्या नेशनल इनकम में 90 क्विंटल लिखेंगे या वो 10 क्विंटल भी इंक्लूड करेंगे? आप बोलोगे पूरा अकाउंटिंग के अंदर 100 क्विंटल आप क्या करोगे, वैल्यूएशन करोगे, 90 क्विंटल जो मार्केट में बेचा था वो, और 10 क्विंटल जो उसने खुद के लिए यूज़ किया। इतनी बात आई समझ में? अगर कोई प्रोड्यूसर खुद के लिए किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर लेता है तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये बात आई बच्चे समझ में? तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यही रीज़न है, इससे पहले जब हमने देखो ये सेल लिखी थी, सेल के अंदर क्या लिखा था, डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल सेल, प्लस सेल्फ कंजप्शन, जिस प्रोडक्ट का हमने सेल्फ कंजप्शन कर लिया तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप किसी फार्मर ने, किसी किसान ने किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट सेल्फ कंजप्शन कर लिया है, तो सेल्फ कंजप्शन वाले पार्ट को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड हम करेंगे। आगे देखो बच्चे, imputed value of the fixed assets producing for the self consumption by enterprises, household और the government, भाई इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। इतनी बात आ रही समझ में? तो इम्प्यूटेड कोई भी चीज़ हो, इम्प्यूटेड रेंट हो, इम्प्यूटेड आपने कोई भी चीज़ का प्रयोग कर लिया हो, इम्प्यूटेड फिक्स एसेट्स का कंजप्शन कर लिया हो फॉर सेल्फ कंजप्शन पर्पज़ के लिए, तो इनको हम इंक्लूड करते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो सीधा पूछ लिया जाता है ये सवाल, प्रिकॉशंस ऑफ एस्टिमेशन नेशनल इनकम यूजिंग द प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, नेशनल इनकम को प्रोडक्शन मेथड के थ्रू निकालते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ टोटल 12 पॉइंट हैं, 12 में से कोई भी 5 पॉइंट आप याद रख लो, एग्जाम में वहाँ जाकर आपको लिख देने हैं। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट कुछ प्रिकॉशंस है, ये ध्यान रखना। गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, जो हमने सेल्फ कंजप्शन वाली बात की, अब ध्यान से सुनना। गुड्स का प्रोडक्शन किया है सेल्फ कंजप्शन के लिए, किसने? प्रोड्यूसर्स ने, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दूसरा देखना, गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन बाय द कंज्यूमर्स, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में? ध्यान से सुनना। एक किसान है, किसान ने फसल उगाई और उस फसल को मार्केट में बेचेगा। अब 100 क्विंटल अनाज में से 10 क्विंटल खुद यूज़ कर लिया, 90 क्विंटल मार्केट में बेच दिया, तो क्या उस 10 क्विंटल को इंक्लूड करेंगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस गुड्स के प्रोडक्शन करने वाला जो पर्सन था वो एक प्रोड्यूसर है, वो एक फार्मर है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नीचे देखना, सेल्फ कंजप्शन पर्पज़ के लिए प्रोडक्शन किया किसने? किसी कंज्यूमर ने, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर एक आदमी ने अपने यहाँ को, इनके पास कोई प्लॉट खाली पड़ा है, उसके अंदर उसने क्या किया, गेहूँ उगा दिया, उस गेहूँ की तो वैल्यूएशन ही नहीं हो पाएगी। ये बात आई समझ में? तो उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, इस वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये देखना एक बार रीजन, एज दे कंट्रीब्यूट द करंट ईयर आउटपुट, ये करंट ईयर आउटपुट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे फार्मर ने जो किसान बनाया, एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन यूजिंग बाय द फार्मर फॉर हिज फैमिली कंजप्शन रिक्वायरमेंट, जैसे बताया था 100 क्विंटल अनाज उगाया, 10 क्विंटल खुद के लिए यूज़ कर ले, तो जो 10 क्विंटल उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। यहाँ देखना भाई, अगर किसी कंज्यूमर ने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया, उसको इंक्लूड करेंगे? आपको वो बोलोगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? नो डाटा इज अवेलेबल फॉर दीज गुड्स, और इनको बोलते हैं नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। इनका डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा, सरकार तभी तो इंक्लूड करेगी जिसका डाटा अवेलेबल होगा। अगर आपने अपने प्लॉट के अंदर सब्जियां उगा ली है तो उसका डाटा अवेलेबल होगा गवर्नमेंट के पास? नहीं होगा। तो ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती है और इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे वेजिटेबल ग्रोन इन किचन बाय अ हाउस होल्ड, भाई आपके घर के अंदर तो कुछ थोड़ा सा एरिया खाली है ज़मीन का, आपने वहाँ वेजिटेबल उगा ली, तो उस वेजिटेबल की वैल्यूएशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? कहता जी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से।
आगे देखो बच्चे, अब है सर्विसेज। ये तो गुड्स थी, ध्यान से सुनना क्या लिखा हम लोगों ने, सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए अगर हमने गुड्स यूज किए हैं, गुड्स किसने यूज किए हैं, प्रोड्यूसर्स ने। किसने यूज किए, प्रोड्यूसर्स ने, और दूसरा कंज्यूमर्स ने। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने यूज किए तो नेशनल इनकम इंक्लूड करना है, कंज्यूमर ने यूज किए तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा होता है बच्चे सर्विसेज। सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए जो सर्विसेज है वो चाहे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की हो चाहे कंज्यूमर ने प्रोड्यूस की हो, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो बच्चे, सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन। भाई सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए सर्विस प्रोड्यूस की किसी प्रोड्यूसर ने, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, एज दी सर्विसेज डू नॉट एंटर इन द मार्केट, ये मार्केट में एंटर नहीं हुई है, इसका घर में ही प्रयोग कर लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक टीचर है, किसी स्कूल में जाके पढ़ाता है तो वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं। अगर टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो क्या करेगा, क्या वो उससे पैसे लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखना भाई, पहली बात तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं होगा, ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा देखना, सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सेल्फ कंजप्शन बाय द कंज्यूमर। अगर सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज हुई किसी कंज्यूमर के द्वारा, उसको भी इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन ने, ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन ने क्या किया, अपने घर की रिपेयरमेंट कर दी, क्या अपने घर से पैसे लेगा, नहीं। अब इलेक्ट्रीशियन ने क्या सर्विस प्रोवाइड करी है, सर्विस प्रोवाइड की है, वो एक खुद प्रोड्यूसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसने एक सर्विस क्या की है, सर्विस प्रोड्यूस की है, लेकिन खुद के पर्पस के लिए, उसको इंक्लूड नहीं करे। खुद से कैसे पैसे लेगा वो, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो एक नॉर्मल पर्सन है, उसके घर में कोई फॉल्ट हो जाता है, ठीक, मान लो आप ही हो, ठीक है बच्चे, आपके घर के अंदर क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, आपने क्या किया, बल्ब जाके लगा दिया, नया बल्ब लगा। एक ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है, ट्यूबलाइट ने आपने क्या कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया। ठीक है, अपने घर से अपनी मम्मी से पैसे मांगो उस चीज़ के रिपेयर करने के, नहीं मिलेंगे ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, तो उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। तो सर्विस चाहे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे चाहे कंज्यूमर प्रोड्यूस करे, सेल्फ कंजप्शन पर्पज़ के लिए उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विस को प्रोवाइड करता है तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये बात आएगी बेशक समझ में, इसको शॉर्ट में समझते हैं। सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए कोई पर्सन गुड प्रोवाइड करता है या गुड प्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो। प्रोड्यूसर करेगा तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, कंज्यूमर होगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और इसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती और इसका डाटा भी नहीं मिलेगा। अगर सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, चाहे उसको प्रोड्यूसर ने किया हो चाहे कंज्यूमर ने किया हो, इन दोनों की वैल्यूएशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं आगे। अब ये देखो बच्चे, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सुनना बच्चे। अगर किसी भी गुड्स की वैल्यूएशन एक से ज़्यादा बार हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यूएशन को लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे एक बार यहाँ देखना, एक एग्जाम्पल है, फार्मर ने वीट बेचा किसको, देखो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ क्या है, एक बच्चे फार्मर, ठीक है, यहाँ है एक मील वाला बंदा, ठीक है, उसके बाद है एक बेकर और उसके बाद है एक शॉपकीपर और उसके बाद है कंज्यूमर। ये शॉपकीपर और ये लास्ट में कौन है, कंज्यूमर। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, फार्मर ने मील वाले को 400 रुपये में सामान बेच दिया। कितने में बेचा बच्चे, सामान 400 रुपये में। कितने में सामान बेच दिया, 400। ठीक है, मील वाले ने यही सामान 600 रुपये का बेकर को बेच दिया। ठीक है भाई, इन्होंने क्या बेचा था, वीट बेचा। फार्मर ने गेहूं बेचा मील वाले को, मील वाले ने क्या कर दिया, उसका आटा बना दिया, बेकर को बेच दिया 600 में। बेकर ने उसका ब्रेड बना दिया, क्या बना दिया, ब्रेड, और कितने का बेच दिया, 800 में। शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने उसको आगे 900 रुपये में कस्टमर को बेच दिया। इतनी बात आ रही समझ में बच्चे। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा जाए, देखा जाए तो भाई ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर, ये भी प्रोड्यूसर, ये भी प्रोड्यूसर, फाइनल लास्ट में कौन है, कंज्यूमर। अब नेशनल इनकम में कितना अमाउंट इंक्लूड करें, कितना ही अमाउंट इंक्लूड करें बच्चे। अगर हम 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900 इतना सारा इंक्लूड कर देते हैं तो अपने पास कितना अमाउंट हो जाता है बच्चे, 2700। कितना अमाउंट हो जाता है, 2700। लेकिन 2700 अगर हम कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। इसने 400 का सामान बेचा,
ठीक है। मिल वाले को, मिल वाले ने 400 का खरीद के 600 का बेचा, 600 का बेच रहा, 400 का खरीद रहा है, ये 600 के अंदर 400 की वैल्यू इंक्लूड है। ये बात आ रही समझ में? इसका मतलब 400 की वैल्यूएशन 1 2 3 4 4 बार काउंट हो रही है। 600 की वैल्यूएशन की जाए तो 1 2 3 बार काउंट हो रही है, और इधर 800 की वैल्यू करे तो कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार। ये बात आ रही है समझ में? तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर किसी एक गुड का प्रोडक्शन एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब क्या करें भाई, ये प्रॉब्लम आ गई, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 2700। लेकिन 2700 क्या है बच्चे? ओवर एस्टिमेशन है। 2700 क्या है? ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब इसको दूर करने के क्या कोई मेथड हो सकता है? कहता जी 2 मेथड हो सकते हैं। कितने मेथड हो सकते हैं? 2। पहले मेथड का नाम है फाइनल आउटपुट मेथड। क्या था? जो भी इस प्रोसेस के अंदर गया, जो भी सबसे लास्ट में गया होगा ना, उसको इंक्लूड कर लो। सबसे लास्ट में कौन सा गया इधर? 900 रुपये। तो भाई ये ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2700 नहीं लेना, सबसे जो लास्ट में गया वो ले लो। वो क्या आ जाएगा अपने पास? फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड के थ्रू इसको दूर कर सकते हैं। क्या कोई दूसरा मेथड भी है? हाँ जी बिल्कुल दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है बच्चे? वैल्यू एडिड मेथड। ये कहता है जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा वैल्यू एड करी है ना, उसको इंक्लूड कर दो। देखो बच्चे, फार्मर ने कुछ नहीं किया, 0 से 400 रुपये बनाए तो इन्होंने 400 की वैल्यू ऐड की। मिल वाले ने क्या किया? 600 का बेचा, 400 का खरीदा, 200 की वैल्यू ऐड की। बेकर ने क्या किया? 800 का सामान बेचा, 600 का खरीदा, कितनी वैल्यू ऐड की? 200 की वैल्यू ऐड की। शॉपकीपर ने क्या करा? शॉपकीपर ने 800 का सामान खरीदा, 900 का बेचा, कितने का फायदा हुआ? 10 का। तो इन्होंने कितना किया? 100। इसने क्या किया? 900 का सामान बेचा, 800 खरीदा था, तो कितने का फायदा हुआ? 100 का। तो 100 की वैल्यू इसने एडिशन कर दी, तो टोटल वैल्यू कितनी एडिशन हुई देखना बच्चे? 400, 500, 600, 700, 800 और एक 900। अब भी कितनी होगी बच्चे? 900। ये बात आ रही है समझ में? तो 2 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। तो देखना बच्चे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो एक बार। ये देखो फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में हम क्या करते हैं? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंड यूजर जो होते हैं हमारे गुड्स के, कौन हो सकता है? या तो कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है। कंज्यूमर होगा तो जो खर्चा करता है उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया बच्चे, ठीक है। प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कंज्यूमर जो खर्चा करेगा उसको फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। अब उस एग्जांपल के थ्रू हम क्या करते हैं? हमारा आउटपुट कितना था बच्चे? 2700 का, और इनपुट कितना था? 1800 का। तो टोटल कितना आ गया? 900। ये देखो बच्चे, पूरा सब हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया था? 2700। तो इस 2700 को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ तक क्या था? आउटपुट। देखना, 400 और 600 1000, 1000 और 800 1800। 1800 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? जैसे ही 1800 लेस करेंगे अब कितना आ जाएगा? 900। या तो लास्ट में इस 900 को ले लो, या जो टोटल आउटपुट हुआ है उसमें से लास्ट वाले को छोड़कर बाकी सारा इंटरमीडिएटरी कंजप्शन उसको लेस कर दो। तो 2700 में से 1800 कितने बच गए? 200। या देखो, ये इसका इनपुट था, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये वैल्यू एडिड है। जैसे फार्मर ने 400 का सामान बेचा, खरीदा कितने का भी नहीं था, तो कितने का फ़ायदा हो गया? 400 का। 600 का बेचा, 400 खरीदा था, कितना फ़ायदा हुआ? 200 का। यहाँ 800 का बेचा, 600 खरीदा, कितना फ़ायदा हुआ? 200 का। यहाँ 900 का बेचा, 800 खरीदा, कितना फ़ायदा हुआ? 100 का, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट 2700, इनपुट 1800, और जो टोटल वैल्यू एडिड हुई है वो कितनी है? 900। तो या तो सीधा फाइनल आउटपुट ले लो, या इसको लेस करके लिख लो, ठीक है। तो भाई दूसरा देखना, वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में क्या करते हैं? इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। आउटपुट और इनपुट के बीच में डिफरेंस देख लो, और जब डिफरेंस हमने चेक किया था तो कितना आया था? 400, 200, 200 और 100, टोटल 900। ये देखो, 400, 200, 200, 100, टोटल कितना हो गया? 900, ठीक है बच्चे। इतनी बात आई समझ में? ये थी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चे, ये सेकंड अपने पास क्या है? फॉर्मेट है, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट है, इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ द नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। अब हम इनकम मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब इनकम मेथड कैसे निकालते हैं बच्चे? इनकम कैसे जनरेट होगी? सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देता है, बदले में उसको फैक्टर इनकम मिलती है, ठीक है। क्या क्या सर्विसेज देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 चीज़ें देगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले उसको रेंट मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस मिलेगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो जो लेबर के बदले वेजेस मिलती है उसको हमने एक बड़ी सी हेडिंग का नाम लिख दिया जिसका नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, उसके क्या बच गया अपने पास?
बाकी जो तीन चीज़ें बच गई, लेबर के अलावा क्या बच गया, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको मिलता है इंटरेस्ट, वेज, क्या मिलता है अपने पास एक बार देख लेते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उन तीनों को जोड़ देते तो क्या आ जाता है अपने पास, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एक बार फटाफट देखते हैं भाई, पहली हेडिंग हमने क्या लिखी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सबसे पहले उसको सैलरी मिलेगी कैश के अंदर और कुछ बेनिफिट मिलेंगे काइंड के अंदर। तो वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी या पेमेंट इन काइंड, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे दी, ठीक है, खाने पीने की फैसिलिटी दे दी, 2 टाइम का खाना दे दिया, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी दे दी, एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ टिकट वगैरह दे दी, कुछ आपको वाउचर्स दे दिए, ये सारे के सारे क्या होता है, पेमेंट इन काइंड। 2 चीज़ ये हो गई। तीसरा क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है, आपने पीएफ का नाम सुना है, प्रोविडेंट फंड, या जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, या पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन सबको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो भाई ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, अब होता है क्या है, प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि खाता। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप किसी जॉब पे होते हो तो आपको प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा करवाना पड़ता है, कुछ पैसा आपकी जेब से लगता है और कुछ पैसा आपका जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो पैसा उसके अंदर डालता है। तो भाई जो आपने पैसा डाला वो अपनी सैलरी में से डाला, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। जो पैसा आपके मालिक ने, आपके एम्प्लॉयर ने दिया है आपको, उसको हम इंक्लूड करते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये बात आई बच्चे समझ में? उसके बाद क्या है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब आप जब रिटायर हो जाओगे उस पर आपको कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी, तो जो रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। और लास्ट में कुछ अदर फैसिलिटी, जैसे कमीशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, बोनस हो गया, सब किसका पार्ट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। इतनी बात आई बच्चे समझ में? उसके बाद अगला लिखते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को फर्दर कैटेगरी में बांटा जाता है 3 कैटेगरी के अंदर। अब ध्यान से सुनना, जो आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस कैटेगरी के अंदर डलेगा, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। फिर कुछ पैसा कंपनी बचा के रख लेती है, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और जो बांट दिया उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से जानते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, पहला कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो जाएगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेशंस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 को जोड़ा। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे टीचर हैं, उनका अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई मेडिकल है, किसी का कोई मेडिकल स्टोर है, कोई दुकानें हैं, ठीक है, कोई डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो सारी की सारी चीज़ों का यूज़ करता है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उसकी इनकम को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो उसकी होने वाली इनकम को हम डालते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा, एक हेडिंग आ गई। फिर इन तीनों को जोड़कर ये हेडिंग आ गई और इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर ये वाली, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे हम इन तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ने के बाद अपने पास क्या आता है, NDP-FC। क्या आता है बच्चे, NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कुल मिला के डोमेस्टिक इनकम अपने पास आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के अंदर सीधा क्या जोड़ेंगे, NFI यानी बाहर की कमाई। घर की कमाई में जैसे ही बाहर की कमाई जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, NNP-FC यानी नेशनल इनकम। ये बात आई समझ में? तो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें फैक्टर सर्विसेज दी थी, बदले में जो फैक्टर पेमेंट मिलते हैं उनको इंक्लूड कर देना। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसके अंदर पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट पे पेंशन और अदर फैसिलिटी होती है। दूसरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो आपसे टैक्स ले लिया जाता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे तीनों को जोड़ेंगे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है, मिक्स इनकम। तो जैसे ही 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी और उसके अंदर NFI जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं इसकी प्रिकॉशंस की तरफ, देखते हैं बच्चे किसको इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो पहला ही पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या है, ट्रांसफर इनकम।
बचे इनकम दो तरीके की होती है, एक होती फैक्टर इनकम, दूसरी ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम फ्री की कमाई। मेहनत की कमाई को इंक्लूड करते हैं, फ्री की कमाई को हम इंक्लूड नहीं करते। मेहनत की कमाई दो तरफा होती है, काम के बदले पैसा, किसी ने काम किया बदले में क्या मिलेगा, पैसा, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। फ्री की कमाई क्या होती है, बिना काम के पैसा मिल जाता, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम, सॉरी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को हिंदी में हस्तांतरित आय भी बोला जाता है। अब ये देखो, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ठीक है, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसफर इनकम। इसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं करते हैं। फ्री की कमाई है, एक तरफा कमाई है, बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। दूसरा, इनकम ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। भाई सेकेंड हैंड गुड से होने वाली इनकम को इंक्लूड करते हैं? आप करोगे जी नहीं करते उनको, क्योंकि इनको पिछले साल वाली अकाउंटिंग में पहले ही काउंट किया जा चुका है और इस साल की अकाउंटिंग में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। अगला, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से मिलने वाले कमीशन और ब्रोकरेज को इंक्लूड करेंगे? कहते हैं जी हाँ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसने इस साल एक नई सर्विस जनरेट की है। तो इन्होंने क्या करी है, प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट की है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स है, जैसे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटी, उनको बेचने से होने वाली इनकम को भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लेम होते हैं, ये इस साल कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं करते हैं। लेकिन इन्हीं शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड को बेचने से मिलने वाले कमीशन या ब्रोकरेज को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट करते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अगला, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। आपकी कोई लॉटरी लग गई, ठीक है, आपने हॉर्स रेस खेल लिया, भाई जो हॉर्स रेस होती है उसके ऊपर बेट लगाई, उससे पैसे मिल गए, तो उससे होने वाली इनकम को भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इससे भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। इलीगल एक्टिविटी को भी हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? पहली बात, इलीगल एक्टिविटी का कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, और दूसरी बात, इलीगल एक्टिविटी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, इस वजह से हम इसमें इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी तरीके के टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? टैक्स लगता है बच्चे इनकम पर। जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त इनकम ही ले ली है तो टैक्स लिखने की जरूरत नहीं रहती है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो किसी भी तरीके का टैक्स, चाहे गिफ्ट टैक्स हो, चाहे वेल्थ टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, उसको भी इंक्लूड नहीं करना। इंटरेस्ट पेड बाई प्रोडक्शन यूनिट ऑन कैपिटल बोरिंग, ध्यान से सुनना। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट पेड बाई द कंज्यूमर यूनिट ऑफ द कैपिटल बोरिंग। ध्यान से सुनना, भाई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, क्या उस इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? अब भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट को इंक्लूड भी किया जाता है और नहीं भी, ठीक है। अब कब इंक्लूड करेंगे, कब इंक्लूड नहीं करेंगे? ध्यान से सुनना, आपने जिसको लोन दे रखा है वो पर्सन उस लोन का क्या यूज़ करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोन दिया गया है किसी भी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए तो उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए दिया गया है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लिया है किसी ने, मान लो किसी ने पर्सनल लोन लिया है, वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, उससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोन लिया गया है किसी बैंक के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा, किसी प्रोड्यूसर के द्वारा, वो फैक्टर सर्विसेज जनरेट करेंगे तो उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो बच्चे, अब तीसरा फॉर्मेट है किसके ऊपर बच्चे? कंप्यूटेशन ऑफ द नेशनल इनकम यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होता है? 4 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके द्वारा किए गए खर्चे को क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड के द्वारा किए गए खर्चे को कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर के द्वारा किए गए खर्चे को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा किए गए खर्चे को नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? जीडीपी, एमपी, और वही ट्रीटमेंट करके नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? सी मतलब कंजप्शन। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन को हम इंक्लूड कर देते हैं। दोनों चीज़ों को यहाँ जोड़ के फाइनल अपने पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद देखो भाई, अब लिखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ वर्ड कौन सा यूज़ किया गया बच्चे? ग्रोस। ध्यान रखना, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का ही हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ ग्रोस की जगह नेट लिख रखा हो तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़कर हम लिखते हैं।
ये बात आई समझ में। तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ के इसको ग्रोस बना देंगे, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट के कुछ नाम है, उसको वेरिएबल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो कई नामों से मिलता है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है बच्चे, सबसे पहले ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आती है। और दूसरा कौन सा आपके पास, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या वेरिएबल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं और इसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, सेकंड पार्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजप्शन हो गई, इन्वेस्टमेंट होगी। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट। क्या लिखते हैं बच्चे, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने इधर लिख दिया, ठीक है। जैसे हम इन तीनों को जोड़ते हैं, किसको, इस फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड, तीनों को जोड़ते हैं तो आता है जीडीपी एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो क्या आएगा, एनडीपी एमपी। जैसे इसके अंदर से एनआईटी को लेस करते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जैसे ही इसके अंदर दूसरे देश की इनकम को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में। कंजप्शन जोड़ा, इन्वेस्टमेंट जोड़ी, नेट एक्सपोर्ट जोड़ा, जैसे इन तीन चीज़ों को जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, जीडीपी एमपी, और ये ट्रीटमेंट करके डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पर हम पहुंच ही जाते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चे। अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, इस मेथड की कुछ प्रिकॉशंस है। क्या है ये प्रिकॉशंस, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला देखो, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं इनके ऊपर किए गए खर्चे को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर आपने खर्चा किया है इंटरमीडिएटरी गुड्स के ऊपर, उनको इंक्लूड नहीं करते। भाई फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो उसको इसलिए इंक्लूड करते क्योंकि उनसे गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुई है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अभी वो रेडी टू सेल नहीं है, वो बिकने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप एक रीजन और लिख सकते हो, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए भी हम उसका इंक्लूड नहीं करते। अगला, सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज पे अगर आपने खर्चा किया है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स पे अगर आपने कमीशन दिया है, ब्रोकरेज दी है, उस पे किए गए खर्चे को हम इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नई सर्विस जनरेट हुई है, नई सर्विस रेंडर हुई है। अगला देखते हैं बच्चे, शेयर एंड डिवेंचर, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, इनके ऊपर किए गए खर्चे को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम होते हैं, लेकिन इनके ऊपर दिए गए कमीशन और ब्रोकरेज को हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि इससे सर्विस जनरेट हुई है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट, अगर आपने गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट। और लास्ट क्या है, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे हम इस चीज़ को, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों को। आगे चलते हैं बच्चे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रहेगा बच्चे। आज के सेशन थोड़ा सा लेंदी था। अब इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। 3 ही मेथड पढ़े थे, पहला प्रोडक्शन मेथड, दूसरा आपके पास जो था वो था इनकम मेथड, और तीसरा पहले प्रोडक्शन फिर इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर। तीनों मेथड के मैंने आपको फॉर्मेट करवाए हैं, फॉर्मेट के बाद प्रिकॉशंस कवर करवाई हैं। एक बार इस वीडियो को देखना और इसके हिसाब से एक बार आप न्यूमेरिकल करना। जब आप इसके हिसाब से न्यूमेरिकल करोगे तो आपका एक बेनिफिट होने वाला है। सीधा चीज़ें उठाकर प्लेस करनी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिट उठाई प्लेस कर दी, अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।